नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बिहार की सत्ता में या बिहार में सत्ता के लिए बीजेपी ने ढाई चाल चल दिया है। अब महागठबंधन सरकार को परास्त करने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। बिहार के दरभंगा में आयोजित 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक के दौरान आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र के निर्देश पर बिहार बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण टास्क सौंपे गए। कार्य समिति की बैठक में बिहार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो पहला काम दिया गया है, उसके मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने के लिए कई वोट हासिल हुए, तमाम वोट मिले थे। उस वोट के अतिरिक्त 75 लाख नए वोटर को इसमें जोड़ना भी टास्क के तौर पर शामिल है। यानी जनता दल यूनाइटेड ने जितने सदस्य बनाए हैं, उतने तो नए वोटर अपने खाते में बीजेपी जोड़ना चाहती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के 75 लाख सदस्य के मुकाबले बिहार में बीजेपी के 1 करोड़ 12 लाख सदस्य हैं। इसके अलावा बिहार बीजेपी के पास 1,30,000 सक्रिय कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 76,000 पोलिंग बूथ मौजूद हैं। इनमें से करीब 90% बूथ तक बीजेपी पहुंच चुकी है और प्रत्येक बूथ पर बीजेपी के 11 सदस्य मौजूद रहते हैं। अगर इस संख्या को भी बीजेपी के सदस्यों में जोड़ दिया जाए तो सदस्यों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा बीजेपी बिहार में इस बार जेडीयू के बगैर बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। इसलिए अपने 1.5 करोड़ वोटरों की संख्या में अतिरिक्त 75 लाख वोटर को जोड़ने का लक्ष्य उसने निर्धारित किया। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में इस बार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को खास फोकस में रखा गया। बैठक में कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि सूबे में निचले स्तर पर भी पार्टी से जुड़े ईबीसी और ओबीसी नेताओं की बैठक लगातार हो। अति पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उसे दूर किया जा सके। बीजेपी का मानना है कि उनके विरोधी दलों द्वारा एकजुट हो रहे हिंदुओं को फिर से जातियों में बांटने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इसलिए कार्यकर्ताओं को इस ओर विशेष कर ध्यान देने की जरूरत है। 2 दिवसीय बीजेपी की कार्य समिति में कार्यकर्ताओं को भी यह टास्क दिया गया कि केंद्र सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना चल रही है, उसकी जानकारी घर घर तक पहुंचाने का काम करें। उधर जेडीयू में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। इसने भाजपा की राह को आसान करते हुए एक बड़ा मुद्दा उसके हाथों में सौंप दिया है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों को ही परखें तो एक बात तो साफ हो गई है कि जदयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। हमलावर हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के उस सोच को कुठाराघात किया है जिससे वे लवकुश समीकरण के साथ राजनीति को दुरुस्त करना चाहते हैं। जदयू के इस आपसी घात प्रतिघात में भाजपा के पक्ष में एक नए प्रदर्शन और नए अंदाज का लवकुश समीकरण का उदय होता दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि समीकरण आप कैसे भी बना लें, रणनीति आप कोई भी तैयार कर लें, असल में जनता का ध्यान कौन खींच पाता है, वो कौन जादूगर है जो जनता का ध्यान अपनी ओर खींच ले, तो निश्चित तौर पर पता लगेगा कि आखिर कि किस तरफ ऊंट करवट लेगा। लेकिन यह सियासत है, इसको समझना इतना आसान भी नहीं। और सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल जिस तरह की चालें चलते हैं, उसको समझना कभी कभी जनता के लिए आसान नहीं होता। लेकिन आज हम इस चर्चा को समझते हैं कि बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। जो बैठक हुई है उसके जरिए बीजेपी ने एजेंडा स्पष्ट कर दिया, सबका साथ सबका विकास का करते रहे, लेकिन अपने संगठन की मजबूती और किसको क्या काम सौंपना है, इसके लिए हमेशा बीजेपी जानी जाती है, वो काम उसने शुरू कर दिया है। तो किसके माथे पर चिकन आएगी ये हम समझेंगे। अश्विनी शाही प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लोलारख उपाध्याय आरजेडी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। अश्विनी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बैठक, रणनीति और यह भी ध्यान रखा है कि जो सत्ता पक्ष की कमजोरी है वहां पर क्या है और किन रणनीतियों के साथ आप आगे जाएंगे, और क्या लगता है कि बिहार को मजबूती बीजेपी दे पाएगी या वर्तमान सरकार है वो दे पाएगी? रविंद्र जी, देखिए, ये तो परिलक्षित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है इस देश में। लगभग जो है
सभी राज्यों के लिए, क्योंकि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आज बिहार की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो बिहार में हम लोगों ने देखिए नीतीश जी को एक बड़ा भाई होते हुए भी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया और नीतीश जी बार बार इधर से उधर सत्ता के लिए जाते रहे। तो बिहार की जनता भी अब ऊब चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ जातिवाद की लड़ाई और जातिवाद की बात करती है, इस वजह से उनसे भी वहां जनता का मोह भंग हो गया और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में आए। इसलिए जनता भी मन बना चुकी है और हमारे नेताओं को जो लक्ष्य की बात अभी आपने किया है, ये लक्ष्य दिया गया है और जब हमने लक्ष्य दिया है तो उस लक्ष्य को पूरा करने का काम, इकलौती भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है पूरे देश में कि जिसने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। और जिसका उदाहरण 84 के बाद देखने को मिला, यहाँ पर गुजरात में भी जो चुनाव हुए चिमन भाई के बाद इस समय जो है हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तर प्रदेश में लगातार 35 साल के बाद हमने रिकॉर्ड तोड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी की 18 लगभग राज्यों में सरकार चल रही है, तो जनता का जो हमने भरोसा जीता है और उसमें सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा रविंद्र जी कि हमने सभी वर्गों का विश्वास जीता है। हमने न कि सिर्फ एक दो जाति की बात की हो, तुष्टीकरण की बात की हो, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, इसको लेकर हम चले हैं और सभी वर्गों का आशीर्वाद हमको मिला है। फिर हम बिहार में भी जो 35 से 38 सीट जीतने का जो लक्ष्य है वो हम जीत कर रहे हैं। अजय सिंह जी, बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी अपनी रणनीति बनाती ही है, सबका साथ सबका विकास की बात करती ही है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि चूक हो जाती है विपक्षी दलों से। या तो उनके नेता उनके साथ जो सशक्त रूप से खड़े माने जाते हैं वो धीरे से ठेंगा दिखा के आपको बीजेपी में चले जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है क्या कि आप मजबूती की बात करते रहेंगे और आपके कुछ नेता धीरे से चुपचाप निकल लेंगे आपको कमजोर करके, जैसे नीतीश बीजेपी को कमजोर करके निकले? जी रविंद्र जी, सबसे पहले आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, उन्हें नमन करते हुए, और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की भी पुण्यतिथि है, उन्हें याद करते हुए आपको हम ये बताना चाहते हैं कि गांधी के सपनों को साकार करते हुए सबका साथ और सबके विकास का मतलब नहीं, बल्कि न्याय के साथ सबका साथ और सबका विकास, केवल घोषणा नहीं, सुशासन, मन की नहीं काम की बात करते हुए और घोषणा नहीं सुशासन देते हुए जो माननीय नीतीश कुमार की बिहार में सरकार चल रही है, इससे जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इनकी सत्ता छीण हो रही है, इनकी ताकत छीण हो रही है। देश में विपक्षी एकता और नीतीश कुमार जी का सर्वमान्य होते हुए देख करके इनकी स्थिति काफी ही खराब हो चुकी है। और जिस तरीके से चूंकि महाराष्ट्र में इन्होंने राम राज्य ला दिया, ये बिहार में भी राम राज्य लाना चाहते थे, लेकिन वो राम राज्य बिहार में नहीं ला पाए। प्रयत्न अभी भी कर रहे हैं और वही स्थिति अपनाए हुए हैं, वही रणनीति अपनाए हुए हैं जो बिहार में संभव नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बिहार में रविंद्र जी थोड़ा सा पीछे मैं आपको लेके चल रहा हूँ अजय जी, एक उदाहरण देने के लिए जी, कि उत्तर प्रदेश में एक नारा हुआ था कि मिले मुलायम कांति राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वही स्थिति राजद और जदयू के मिलने से बिहार में इनकी स्थिति हो गई है और विपक्षी एकता को देख करके पूरे देश में इनकी वही स्थिति होने वाली है। अब इनका साम दाम अर्थ दंड विभेद ये किसी काम में आने वाला नहीं है। जनता के सामने इनका पोल खुल चुका है और ये दोबारा 2024 में सत्ता में आने वाले नहीं है। ठीक है, जो स्वयं लेकिन एक आरोप जो आप लगा रहे हैं ना अजय सिंह जी, अजय सिंह जी, एक आरोप जो आप लगा रहे हैं कि रामराज कौन सा आ गया, महाराष्ट्र की बात करें, वो तो पूरे देश में रामराज लाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता कि बिहार में जिसने सुशासन की बात की वो सुशासन लेकर आ गया हो? जी देखिए, ये जो मतलब दोबारा मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूँ
कि महाराष्ट्र में जो राम राज्य ला दिए वही राम राज्य बिहार में भी लाना चाहते थे और आज भी उसके लिए प्रयासरत है। लेकिन ये बिहार की जनता है, इनकी साम दाम अर्थ दंड विभेद को समझ चुकी है, इनकी घोषणाओं को समझ चुकी है, इनकी मन की बात नहीं बल्कि वो काम की बात सुनना चाहती है और केवल घोषणाएं नहीं, उन्हें सुशासन चाहिए। इसलिए वो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में 2024 में देश की सत्ता पे माननीय नीतीश जी को बैठाने जा रही है। तो अगर सीएम बनने की बात आई आने वाले समय में तो कौन बन जाएगा? नीतीश जी बनेंगे या कोई और? जी हेलो जी 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 जवाब है या नहीं? किस चीज का बताइए। मैंने मान लीजिए आने वाले समय में अगर चुनाव हुए और आप सत्ता में आती है आप दोनों का गठबंधन सरकार, तो सीएम कौन बनेगा? ये तो पहले ही निर्धारित हो चुका है कि गठबंधन का जो सर्वमान्य नेता होगा, हमारे गठबंधन का जो सर्वमान्य नेता होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री होगा और विपक्षी एकता का जो सर्वमान्य नेता होगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। इसमें कहीं कोई संदेह का विषय नहीं। विपक्ष पहले खुद एकजुट तो हो, क्योंकि एकजुटता पर ही सवाल उठते हैं। डॉक्टर लोलारक जी, आपसे समझना चाहेंगे, इतना मजबूत है आपका गठबंधन कि चुनौती दे पाए बीजेपी को? क्योंकि नीतीश कुमार की अब जो इमेज बनी है वो बहुत अलग तरह की, और शायद भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाने की भी कोशिश कर रही है कि किसी बात पर डिगते ही नहीं है। ऐसे में जो बिहार की जनता है वो कैसे भरोसा करेगी? मान्यवर, पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मान्यवर ने कुछ कहा है, ये हमें लगता है कि इसमें ढोल का पोल है और ढोल का पोल में इनकी जो समस्याएं हैं, ये से यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में आ करके पहले इन्होंने, आपको शायद याद होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बनारस को टोक्यो बनाने की बात की थी और टोक्यो भी बन के रह गया, जैसे है वैसे था। सारी चीजें वहाँ जो भी कंपनियां वहाँ कार्य करा रही हैं यूपी में, सब प्राइवेट में ले रही हैं। जापान की कंपनी ने बनारस में कुछ वर्क किया, वहाँ जाने पर पता लगाइएगा है कि कई हजार रुपए में आप उसका उस अंदर जा सकते हैं। नहीं, ये तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहते हैं दल, लेकिन वो तो मजबूत है ना। आपकी पार्टी का कोई कमजोर नेता या आपकी नीतियों से जो पसंद नहीं करता वो बीजेपी में चला जाता है। कुछ नाम ऐसे चल रहे हैं जिन पर राजनीति हो रही है क्या? देखिए मध्य प्रदेश में यदि ये ईमानदारी किए होते तो क्या कांग्रेस की सरकार न चलती, लेकिन कांग्रेस की सरकार को तोड़ के अपनी सरकार बना लिए। उसी ढंग से आज भी ये बिहार में लगे हुए हैं और जिस ढंग से लगे हैं ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो ये ना, दलों की अपनी कमजोरी बीजेपी की ताकत बन रही है, उसमें आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि बीजेपी मजबूत नहीं है। वो तो आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। सुनिए, बीजेपी स्वयं कमजोर हो रही है जनता के बीच में कि हाँ, यह कह रहे हैं कि विधायकों को खरीद करके एक दूसरे को जो है समर्थन करा रहे हैं, तो ये बीजेपी मजबूत नहीं, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। चलिए ठीक है, आप भले ही कह लें, हम जवाब भी लेंगे, आपकी बातों के जवाब लेंगे अश्विनी शाही से। मैंने एक मिनट सुनिए पहले। जी हेलो जी जी, बताइए। मेरे कहने का मतलब है कि पहले ये बताएं कि स्पष्ट रूप से कि यूपी के स्पष्ट किन किन प्रदेशों में इनकी सरकार है। सही यूपी के किन प्रदेशों में, मतलब? तो नहीं, ये 2, 3, 4 विधायक, 5 विधायक, 6 विधायक लगा करके कहते हैं कि हम 22 प्रदेशों में पहुंच गए हैं और नहीं तो गठबंधन, अरे गठबंधन तो सबका होता है ना सर, किसी ना किसी गठबंधन नहीं, ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार है। ठीक है, इस पे हम जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, हम उसके बाद वापस आएंगे। लेकिन असल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, शायद इशारा कर रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ, मध्य प्रदेश की राजनीति की तरफ, और चूंकि कई प्रदेशों में सरकार, तो गोवा की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि किस तरह से सरकार बनाई गई है। अश्विनी जी, कई तरह के सवाल तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन एक सवाल इसमें से ये निकल के आया जब महाराष्ट्र की उन्होंने बात की, क्या एक और शिंदे की तलाश है आपको ताकि विपक्षी दलों को आप झटका दे सकें?
रविंद्र जी देखिए, बिहार में ही चलते हैं और बिहार में लोगों के पास कुछ है नहीं तो ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और गोवा पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। बिहार के आगे तो ये बढ़े नहीं है। तो मैं बिहार की बात में जवाब देता हूँ। 7 दल हैं हमारा विरोध कर रहे थे, 3 उपचुनाव हुआ, 2 हम जीते, अकेले दम पर जीते। रविंद्र जी, यहाँ भी लोगों को सोचना चाहिए। दूसरी बात, हम कुछ नहीं कहने जा रहे हैं। अभी हमारे दोनों प्रवक्ताओं ने, जो कि इस समय साथ में लेकर सरकार चल रहे हैं, अपने सुधाकर सिंह का बयान देख लें, चंद्रशेखर जी का बयान देख लें, आलोक मेहता जी का बयान देख लें, सुरेंद्र यादव का बयान देख लें, और चौधरी लंगड़ी सरकार कह रहे हैं। तो ये लोग अपने को ठीक नहीं कर पा रहे हैं रविंद्र जी। अपने आप में कुछ ऐसा नहीं है। क्या स्थिति है? माननीय नीतीश जी ने कहा कि अब 5 साल तो तेजस्वी जी जो है, इनके नेतृत्व में 5 साल बाद सरकार बनेगी। अब बौखलाहट जो है आरजेडी में भी है। तो ये लोग बिहार नहीं, वो ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने दम पे बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपने कौन सी अपने दम पे सरकार बना ली? आप भी गठबंधन में थे, किसी का साथ आपने लिया था, लेकिन उसके बाद आपने लोगों को तोड़ दिया। आज गठबंधन की शुरुआत जो है, देखिए माननीय अटल जी के समय में कितना, एनडीए में कितने दल थे, यूपीए में कितने दल थे, 2 साल यूपीए की सरकार चली, एनडीए अभी तक चला आ रहा है। तो गठबंधन की तो राजनीति है। तो जहां हमारे पास 1 विधायक हो या 1000 विधायक हो, हमारी सरकार है, हम उस सरकार में शामिल हैं। क्या ये लोग यूपीए की सरकार में अभी 2004 से 14 तक शामिल नहीं थे? हमारे साथ क्या अजय जी शामिल नहीं थे एनडीए में? ऐसा नहीं है। केसी त्यागी जी एक तरफ कहते हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश जी नहीं आतुर हैं, और अजय जी ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो इतना अभी सामंजस्य इन लोगों के अंदर खुद नहीं है। और बाकी ये बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर आगे बढ़ने की जो कवायद शुरू की है, ये बौखलाहट है। क्योंकि अब लालू यादव जी और नीतीश जी एक दूसरे को समझ चुके हैं। क्या ये लोग एक दूसरे को कर चुके हैं। और बहुत अच्छा आज तावड़े जी ने कहा था कि अब कभी भी हम जो है इनके साथ नहीं जाएंगे। और आज ये अप्रासंगिक हो चुके हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि जैसे ही ये गठबंधन भी टूटा, फिर कोई पूछने वाला नहीं है इनको। पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कहां से बनेंगे? पिछलक्कू बन रहे हैं केसीआर के। अजय सिंह जी, रामराज की आपने बात की कि वो रामराज लाना चाहते थे, आप भी तो लवकुश करना चाहते थे, लेकिन लवकुश का क्या हुआ आपकी रणनीति का? अब तो जो उपेंद्र कुशवाहा है, अगर 7% बैंक जो वहां पर कुशवाहा का है वो खिसक गया तो आपके लिए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी आने वाले समय में। कैसे साधेंगे इसको? जी देखिए, जो बिहार में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सभी धर्म जातियों को साथ लेकर चल रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी ने स्पष्ट कहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अगर किसी तरीके से वो बीजेपी के बहकावे में आ गए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसको जहां जाना हो जाए। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प बात है, आपने अभी जो शब्द इस्तेमाल किया लोकप्रिय, नीतीश कुमार खुद कह रहे थे कि हमारी सीटें घट गई हैं, तो फिर लोकप्रिय कैसे होगा? लोकप्रिय, देखिए सीटें जो हैं, बीजेपी की सीट कभी 2 थी, ये हमारे साथी शाही जी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। और उस समय भी ये देश की सत्ता पे काबिज होने की बात कर रहे थे। ठीक है, आज तो मैं बिहार से स्टेट पे हम लोग काबिज हैं और देश तो वो तो अपग्रेड हो गए ना। आप तो खुद ही उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो तो अपग्रेड हो गए और आप डिग्रेड हो गए क्योंकि आपकी सीटें घट गई। तो ऐसे में लोकप्रिय कैसे? क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है। ये अपने सर्वोच्च स्थान पे जा चुके हैं, अभी इन्हें नीचे आना है। जो कि स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं बताया है कि हम 253 सीटों पे कमजोर हैं। इनकी जो राष्ट्रीय मीटिंग हुई थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि 63 सीटों पे हम कमजोर हैं, 263 सीटों पे। और रही बात कि इनकी जो भी सीटें, अश्विनी शाही जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। जी अजय जी, करेक्ट कर दूं, 160 सीटों पर हम कमजोर हैं, जहां पर 2 तरह से मैं आपको करेक्ट कर दूं कि वहां पर या तो हम चुनाव हारे हैं, या जैसे एक उदाहरण दिया था उन्होंने कि 160 सीटों में वो भी है, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली में हम 7 सीट जीते हैं, उसमें नई दिल्ली की सीट ले लीजिए, उसमें कुछ बूथ जहां पर हम हारे हैं वो भी है उसमें शामिल।
तो हम 263 पर नहीं 160 ऐसे बूथों को हमने चिन्हित किया है। ये तो हमारे रणनीतिक अंग है, उससे और बिहार के चुनाव से कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो आपने तो 263 पर काम करना शुरू कर दिया। ये तो लेकिन अजय जी कैसे निपटेंगे? ठीक है अजय जी, आप इन चुनौतियों से निपटेंगे कैसे? जी रविंद्र जी, मैं अगर यहाँ पर कुशवाहा वोट बैंक आपके हाथ से खिसक जाता है तो आप तो कमजोरी होंगे। और दूसरी चीज ये, पहले अपनी मजबूती की तो बात करनी पड़ेगी ना आपको। देखिए रविंद्र जी, मैं आपके माध्यम से ये पूरे देश की जनता को बतलाना चाहूंगा कि बीजेपी जो वर्तमान में तानाशाही सत्ता में है, वो मात्र देश की जनता 30 सीट इनको ज्यादा दी है। देखिए आप देश के हम बिहार की बात भी कर रहे हैं और आप देश में चले जा रहे हैं बार बार। जदयू और आरजेडी गठबंधन के वजह से इनकी 30 सीटें अपने आप कम हो जा रही और देश की सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। अब वो तो तब होगा ना जब गठबंधन मजबूत होगा आपका। अभी तो सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग लाप रहे हैं। डॉक्टर लोला रख जी कितना सहमत है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बीजेपी को कैसे टक्कर देख रहे हैं। वो अपनी दिशा में जाएंगे, वो पूरब जाएंगे, आप पश्चिम जाएंगे। और अगर लोकसभा स्तर पर आप सब लोग मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं तब भी तो आपका एक मंच पर आना जरूरी है। आप तो कहीं नजर ही नहीं आए। अब जब भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने शुरू की, आपस में भी आप मजबूत नहीं है, तो कैसे में चुनौती देंगे आप बीजेपी को? रविंदर जी, आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। लोला रख जी से सवाल है, लोला रख जी से सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा में जाने से लोला रख जी से सवाल है। अजय जी, लोला रख जी से सवाल। हाँ बोलिए जी। मैंने कहा आपका गठबंधन तो एक है ही नहीं। भारत जोड़ो में कांग्रेस देखती रही कि कहीं ना कहीं साथ मिल जाए, लेकिन ऐसा कोई बयान ही नहीं आया जो उन्हें मजबूती दे पाए। सुनिए, भारत जोड़ो अभियान के तहत मान लीजिए ये राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, तो पहले ही माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी बोल चुके हैं कि जो है उस रैली जो है उनके विकास पदयात्रा में हम लोग जो है गाजियाबाद में शरीक भी हुए हैं। बिहार को तो क्या देंगे ये समझाइए ना। बीजेपी तो अपनी रणनीति शो कर चुकी है, दिखा चुकी है। आप लोग किस तरह की राजनीति करेंगे, किस तरह की रणनीति बिहार के लिए अपनाएंगे, ये तो बताइए। ऐसा है, बीजेपी ने कोई रणनीति, आप बोल रहे हैं ये शब्द और ये अश्वनी जी बोल रहे हैं, न कि और लोग बोल रहे हैं। जनता नहीं न बोल रही है, ये तो केवल अपना एक दिखावा है, हर तरह से दिखा रहे हैं। अब इस दिखावे, चलिए वो दिखा रहे हैं, ठीक मान लिया हमने, आप भी तो दिखाइए ना। आपसे भी तो वही सवाल कर रहे हैं हम। हाँ तो ठीक है, तो हम जीत के दिखाएंगे ना बिहार में। आप नीतियां क्या लाएंगे ये तो बताइए। क्या नीति होगी बिहार को लेकर आप जब गठबंधन में आएंगे? देखिए, गठबंधन की सीटें होंगी, गठबंधन में जो बातें होंगी, वो बड़े राष्ट्रीय नेता तय करके अपना एक साथ निकलेंगे और इनकी तरफ विकास और विनाश की बात नहीं करेंगे। और इनके दल में केवल एक नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, यही जो कहते हैं यही ये लोग बोलते हैं। इनके अलावा अलग से बोलने का कोई इनके पास चारा नहीं है। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं माननीय ओम बिरला जी भी वही शब्द बोलने लगे, भाइयों बहनों भाइयों। अरे ये कहाँ का तमाशा है? अलग अलग सबकी वो अपनी एक रणनीति होनी चाहिए, अपनी एक भाषा। अरे सर, तो शब्दों का इस्तेमाल कोई पेटेंट थोड़ी ना है, वो तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आप सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है लोला रख जी की जब हम नीतियों की बात करते हैं तो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अरे स्पष्ट नीतियां तो करिए। हम तो आपको भी वही मंच दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी वही मंच दे रहे हैं और हम जेडीयू को भी वही मंच दे रहे हैं, बाकी दलों को भी वही मंच दे रहे हैं, लेकिन नीतियां स्पष्ट नहीं हो जाती। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कम से कम नीतियां तो स्पष्ट करिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इस ट्रैक पर चल रहे हैं और चल रही हैं, लेकिन आप भी तो बताइए कि आप बिहार को क्या देना चाहते हैं। जब ये चीजें क्लियर करेंगी, और आप उनसे कैसे निपटेंगे जो आपके अंदर विभीषण बैठे हुए हैं, जिनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, जो ये कहते हैं कि आपने ही तो हमें बुलाया, अब वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। उनको कैसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे? और दिखाएंगे तो आप खुद कमजोर होंगे। खैर, बिहार की राजनीति में ये उठा पटक का दौर जारी रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि जनता किसको चुनेगी। जनता इस बात का इंतजार कर रही है, शायद मौका आएगा तो जवाब देगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।